आप उन पूंजीवादी और सामंतवादी लोगों के कल्चर को पढ़ा रहे हैं, जबकि किसको पढ़ाना चाहिए? आप जिस देश में इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग पिछड़े हैं, इतने लोग दलित हैं, वहाँ किसका कल्चरल कैपिटल पढ़ाना चाहिए? ऑप्रेस्ड का पढ़ाना चाहिए, जो ऑप्रेस्ड है, लेकिन यहाँ पढ़ाया जा रहा है ऑप्रेसर का। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, ये कल्चरल कैपिटल आप कौन सा दे रहे हैं? कि ये शिक्षा नीति देश विरोधी है, छात्र विरोधी है, मध्यम वर्गीय है, गरीब विरोधी है। इसीलिए देश में जो आप शिक्षा नीति पहले था, वो जो पढ़ नहीं पाता था, जो गरीब मुख्य तबका से नहीं जुड़ जाता था, इसीलिए आप शिक्षा नीति ला रहे हो। आपको शिक्षा देने की सबों की जिम्मेवारी लेनी होगी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको वापस लेना होगा। ये सरकार अपनी जो है तुगलक की फरमान जारी करके पूरे तरीके से गरीब मध्यम वर्गीय जो नीचे तबके के लोग हैं उसको शिक्षा से दूर ले जाने की साजिश कर रही है। लेकिन ये सरकारी विश्वविद्यालय गरीब बच्चों के लिए होता है। आप इसको भी अगर प्राइवेटाइजेशन कर दीजिएगा और इसको भी निजीकरण के तौर पे पेश कर दीजिएगा तो गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, वो मजबूर हो जाएंगे। एक तो लोन विश्वविद्यालय उठाएगा, दूसरा लोन आप छात्रों को मजबूर करिएगा उठाने के लिए, फीस भरने के लिए। क्या इस देश में इस बात की गारंटी है ग्रेजुएशन और पीजी करने के बाद 10,000 का नौकरी लग जाएगी? स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीद सरवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जिस तरह से एनईपी के विरोध में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। 1986 में जो शिक्षा नीति लाई गई थी भारतीय लोगों के लिए, लेकिन अब उसे बदल दिया गया है। नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं भाजपा सरकार। उसी शिक्षा नीति के खिलाफ ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या परेशानियाँ हैं उनकी और किस लिए शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं शिक्षा नीति के विरोध में, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे आप लोग सड़क पर आना पड़ा, विरोध करना पड़ा? जी देखिए, सबसे पहले तो नई शिक्षा नीति की जो पूरा क्रियान्वयन है वही अपने आप में संदिग्ध है। सबसे पहले कोई भी जैसा कि आप देखें तो जो शिक्षा में परिवर्तन, शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हो रही है ये तकरीबन 3 दशक के बाद हो रही है। तो जाहिर तौर पर जो शिक्षाविद हैं या एकेडमिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनके परामर्श लेने ज़रूरी थे, उनसे बात विवाद करने ज़रूरी थे, है ना। इसके साथ साथ जो हमारा दो संसद है, राज्यसभा लोकसभा, उनमें बहस होनी चाहिए थी इस मसले पे, पक्ष विपक्ष डिबेट होनी चाहिए थे। और जो हमारे देश भर में जो शिक्षक लोग हैं, छात्र लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हुए फिर विचार विमर्श करके फाइनली तैयार करनी चाहिए कोई भी नीति हो, है ना। उससे जुड़े हुए व्यक्ति या उससे जुड़े हुए संगठन या उससे जुड़े हुए जो पेशे के लोग हैं उनकी विचार विमर्श बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ तो एनईपी में ये है कि इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एनईपी में कई तरह की जो प्रावधान है वो अपने आप में आप देखें तो कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट जो शिक्षा है उस तरफ बढ़ावा दे रही है। अभी हमने देखा है कि पिछले लगभग 2 दशक में इंजीनियरिंग और जो एमबीए जैसे कोर्स है इसमें बड़े स्तर पे निजी संस्थान खुले हैं, निजी कॉलेजें खुली हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं और बड़े मात्रा में उसके फ़ी लिए जाते हैं। एडमिशन के नाम पे मतलब एडमिशन के लिए डोनेशन लिया जाता है और उसकी रकम काफ़ी ज़्यादा होती है, एकदम जो फ़ी होता है किसी भी संस्थान की उससे कई गुना ज़्यादा, है ना। तो उसी दिशा में जो एनईपी है वो ले जा रही है हमारे शिक्षा व्यवस्था की, हमारी स्कूल शिक्षा व्यवस्था की, हमारे हायर एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था की। तो ये सब इसमें दिक्कतें हैं। अच्छा, ये बोले जा रहे हैं जो शिक्षा नीति लेकर आए हैं उसमें अगर कोई बच्चा 1 साल के अंदर ड्रॉप करना चाहे तो उसे सर्टिफिकेट दे दी जाएगी, तो ये अच्छी बात है ना। अगर 3 साल छोड़कर ग्रेजुएशन पूरी करने में टाइम लगता है, 1 साल में छोड़े तो ठीक है, 2 साल में भी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, तो ये तो लोगों के ऊपर भी निर्भर हो जाएगा ना कि उनके हिसाब से अच्छी बात है। ये अच्छी बात कैसे है? ये तो और भी दुविधाजनक बात है, दिक्कत की बात है, समस्या उत्पन्न करेगा इससे। आपके पास मान लीजिए पैसा है तो आप पढ़ाई कर लेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? बताइए, हम पढ़ाई ना करें? आप बताइए कि हम पढ़ाई छोड़ दें, मेरे पास पैसा नहीं है तो छोड़ दें। जैसे आगे मैं 2013 तो अब भी होता है ना, जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आएगी उसमें तो बल्कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा में दे दिया जाएगा। अभी शिक्षा की जो अभी हमारा जो मौजूदा प्रारूप है उसमें यह है कि अभी 14 साल के बच्चों तक की शिक्षा मुफ्त दी जाती है, कहीं भी पैसे नहीं लिए जाते। ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप ही ने बताया कि उसमें ये अभी जो नई शिक्षा नीति में ये दिक्कतें हैं कि आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं। आप दरअसल में वो
FYP कोर्स के संदर्भ में बात कर रही हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका प्रयोग हो चुका है। मैं खुद उस बैच का रहा हूँ, मैं 2013 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था, उसी साल FYP कोर्स लागू हुआ था, है ना। हम लोग के विरोध से 1 साल बाद ही उसको वापस ले लिया गया। उसमें दिक्कत यह है कि 4 साल का ग्रेजुएशन है, ठीक है, उसमें एक साल आप करेंगे तो सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, 2 साल करेंगे तो आपको डिप्लोमा है, 3 साल करेंगे तो डिग्री देगा, और 4 साल करेंगे तो ऑनर्स देंगे। अगर मान लीजिए किसी को हायर एजुकेशन में जाना है तो उनको 4 साल ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर MA करेंगे 2 साल का, या अभी नई शिक्षा नीति में 1 साल का कर दिया, या फिर PhD है। तो इसमें आप देखेंगे कि आप FYP कोर्स के थ्रू से UG के बाद सीधे PhD कर लेंगे। अभी मास्टर्स होता है, MPhil होता है, इसके बावजूद भी हमारा जो रिसर्च का जो एक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डमाडोल है, बहुत मजबूत नहीं। हमारा रिसर्च इंडिया में बहुत ही कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ पे प्रॉपर रिसर्च होता है, अदरवाइज ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में, इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही हाल है, बहुत बढ़िया रिसर्च नहीं होता है। और जब आप ग्रेजुएशन के बच्चे को सीधे PhD में इनरोल करवाएंगे तो रिसर्च क्या करेगा, बताइए, पहली बात। दूसरी बात, अब जिसके पास मान लीजिए पैसे नहीं, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि तो वो आप मान लीजिए 2 साल लेके कोर्स कर देगा, 2 साल में डिप्लोमा की डिग्री ले लेगा, छोड़ देगा, छोड़ के क्या करेगा बताइए। अभी 3 साल का कम से कम 2 साल अगर कोर्स सक्षम भी है तो किसी तरह तीसरा साल पूरा कर लेता है। लेकिन इसमें क्या होगा, उनको अगर डिग्री ऑनर्स कोर्स है तो 2 साल और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऐसे में क्या होगा, लोग शिक्षा जगह तो छोड़ देगा, पैसे जिसके पास नहीं है वो छोड़ देगा, बाहर चला जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं जैसे ग्रेजुएशन के बाद MPhil होता है, फिर उसका PhD सब करवाए, MA MPhil PhD, तो आप डायरेक्ट 4 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद, ऑनर्स करने के बाद डायरेक्ट PhD में एडमिशन मिल जाएगा। जो बीच की चीज़ है वो छूट जाएगी, जो रिसर्च बच्चा सीखता है वो छूट जाएगा। बिल्कुल, आप देखिए ना, अभी जैसे क्या होता है, इनफैक्ट अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी साइंस फैकल्टी में ज़्यादा ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे मास्टर्स में ही डिसर्टेशन आपको सबमिट करने होते हैं, मतलब आपको एक रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस का सब्जेक्ट में नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी। हालांकि भारत में ही कुछ अलग कई संस्थान में ऐसी प्रावधान है कि आपको मास्टर्स के दौरान एक जो है डिसर्टेशन सबमिट करना पड़ेगा, रिसर्च पेपर सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर MPhil आता है। MPhil को जैसे कि नई शिक्षा नीति के साथ बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब किसी भी इस बार जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आए हैं, किसी में भी जो है MPhil का जो गाइड और नोटिफिकेशन नहीं आया। क्यों? क्योंकि NEP के तहत MPhil को ख़त्म कर दिया गया। और MPhil बेसिकली PhD में इनरोल जो बच्चे होते थे ना, उसके लिए एक बेस होता था, वो समझ पाता था, क्योंकि मास्टर्स में हमें समझाया नहीं जाता कि रिसर्च क्या होता है, हमारी कोई पेपर नहीं होती रिसर्च मेथोलॉजी क्या होती है, रिसर्च हम क्या करेंगे। और MPhil होता था कि चलो 2 साल होता था, तो उसमें हम थोड़ा बहुत सीख के कोशिश करके, है ना, हम आगे बढ़ सकते थे, PhD कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि आपको एक तो मास्टर्स भी ऑप्शनल दे दिया है कि आप चाहें तो 1 साल का मास्टर्स कर सकते हैं 4 साल ग्रेजुएशन के बाद, या फिर ग्रेजुएशन के बाद सीधे PhD ले लेंगे। अब तो वो पूरा रिसर्च का जो पूरा एक प्रावधान है, पैटर्न है, एक जो स्ट्रक्चर है, पूरा बिल्कुल ख़त्म। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि रिसर्च का जो पूरा एक गुणवत्ता होगा कैसे बेहतर आएगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा 21 साल में UG करता है, 21 साल 22 साल में, उसके बाद आप तुरंत उसको रिसर्च करवाते हैं ना, उसके पहले आपने रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ाया, कुछ भी नहीं पढ़ाया, तो उसका रिसर्च की गुणवत्ता कैसी होगी। और रिसर्च के लिए तो बहुत मैच्योरिटी ज़रूरी होती है ना, बाकी और भी बहुत सारी समझ ज़रूरी होती है। तो ये सब दिक्कतें हैं NEP में, और भी कई तरह की दिक्कतें, और भी बात करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट है, जिसमें इसमें सामाजिक न्याय का कई जिक्र है, लेकिन आरक्षण शब्द का जिक्र नहीं है पूरा NEP में। आरक्षण कैसे इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको लेकर ढंग से, मतलब कोई ऐसी व्यवस्था या कोई ऐसा बिंदु नहीं दिया गया कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आरक्षण को, पूरा हायर एजुकेशन में हो या चाहे सीनियर सेकेंडरी या प्राइमरी स्कूल में, कहीं भी कुछ नहीं लिखा गया है। तो ये चिंता का विषय है। यही सब वजह से हम लोग इसके खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। दिसंबर से हम लोग आयशा ने प्रदेश भर में कैंपेन NEP रोल बैक कैंपेन चलाया है, और अभी उसी के अगले कदम के रूप में हम जो है देश भर से यहाँ छात्र लोग 12 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लोग, 12 से ज़्यादा स्टेट और 25 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लोग, छात्र, स्टूडेंट, शिक्षक यहाँ पे जुटे हैं। अच्छा, बोला जा रहा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है 3 साल के करीब बच्चे का एडमिशन होगा और 3 साल उसे पढ़ाया जाएगा, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन LKG इसमें, फिर फर्स्ट क्लास में जब 6 साल का हो जाएगा जब एडमिशन होगा। तो ये तो जिसे NEP जो लाइक रहा है न्यू शिक्षा नीति, ये तो अच्छी बात है ना, कम से कम बच्चे का जो बेस है वो तो मजबूत हो जाएगा। देखिए, एजुकेशन का जो मेन पर्पज़ है, जो आपने बताया कि बच्चों को एजुकेशन देने का, सबसे ज़्यादा लूप होल वहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इसको अगर हम इस नज़रिए से देखें तो ये पेडागोगी ऑफ ऑपरेशन। जो भी बच्चा आता है, सबसे पहली बात होती है वहाँ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कैपिटल की।
आप कहते हो चलो सरकारी स्कूलों में हम फ्री एजुकेशन देंगे, वो भी आप प्राइवेटाइजेशन से ख़त्म कर रहे हो। सोशल कैपिटल कहाँ से आएगा? सोशल कैपिटल में उस बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर किस समुदाय, किस समाज और कहाँ से आएगा, बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप अगर हिंदुस्तान के आज के प्राइमरी स्कूलों में जाइए तो अपर कास्ट का टीचर दलित बच्चे के साथ अलग ट्रीटमेंट करता है, अपर कास्ट के बच्चे के साथ अलग ट्रीटमेंट करता है। तीसरा आता है कल्चरल कैपिटल, क्या पढ़ाया जाएगा? जो हमारी इस शिक्षा नीति में बात की जा रही है, क्या पढ़ाया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। जब अब जो नया समाज आ रहा है उसमें कल्चरल कैपिटल का क्या महत्व बहुत ज़्यादा मजबूत है। जब बच्चे को एम फॉर मदर पढ़ाया जाता है तो एक गरीब बच्चा जब पढ़ता है एम फॉर मदर तो अपनी माँ को कभी उस जो फोटो बनी हुई माँ होती कभी वैसा देखा ही नहीं, फटी साड़ी में देखता आया है। वो उस किताब में जब देखेगा एम फॉर मदर मतलब एक खूबसूरत सी लेडी जो सोने गहने और साड़ियों में सजी हुई है, वो कभी अपनी माँ से रिलेट नहीं कर पाता। तो कल्चरल कैपिटल बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट को वहाँ देने की। तो हम कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसका पाठ्यक्रम? पेडागॉजी ऑफ ऑपरेसर, जो मैं कह रहा हूँ, आप उन पूंजीवादी और सामंतवादी लोगों के कल्चर को पढ़ा रहे हैं, जबकि किसको पढ़ाना चाहिए? आप जिस देश में इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग पिछड़े हैं, इतने लोग दलित हैं, वहाँ किसका कल्चरल कैपिटल पढ़ाना चाहिए? ऑपरेस्ड का पढ़ाना चाहिए, जो ऑपरेस्ड है, लेकिन यहाँ पढ़ाया जा रहा है ऑपरेसर का। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है ये कल्चरल कैपिटल आप कौन सा दे रहे हैं। हम लोग रिसर्च के दौरान, मैं TISS मुंबई से LLM कर रहा हूँ, तो हम लोग रिसर्च के दौरान एक चीज़ पता चली हम लोग को जो डेटा के वक्त, कि एक आदिवासी बंदा कहता है कि जब हम क्लास 6 तक पढ़ते थे तो हम मतलब ऊपर एक बनियान डाल लेते थे, ऊपर एक लुंगी पहन के स्कूल चले जाते थे। लेकिन जैसे ही हम क्लास 8 के बाद शहरों में पढ़ने गए तो हमें कहा गया कि आप इस तरह की यूनिफॉर्म में जाइए। यार पहली बात तो उसको एजुकेट करो ना, आप उसके कपड़े और उसके पहनावे को ही बदल दिए। जैसे आज आप देख रहे हैं मुस्लिम्स के ऊपर हिजाब वगैरह का देके उनको, उस महिलाओं को पहले एजुकेशन से आप दूर कर रहे हो। आप कपड़े पे अटैक नहीं कर रहे हो, आप सबसे पहले उनकी एजुकेशन पे अटैक कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, एक पूंजीवादी एजुकेशन देने के लिए हम सबसे पहले आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदायों, बहुजन और गरीब मजदूर और किसानों के उनके पहनावे और इन सब चीज़ों पर टारगेट कर रहे हैं। उनको सबसे पहले हम अपने में ढालना चाह रहे हैं, हम उनके सारे कल्चरल सोशल कैपिटल को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी चिंता है इस एजुकेशन सिस्टम की, और ये जो नया एजुकेशन सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। ऑलरेडी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी इतना बदतर था, कुछ सुधार की उम्मीद थी कि नए वो लिबरलाइजेशन के बाद तो वैसे भी नहीं उम्मीद थी, लेकिन एक था कि जब से बहुजन दलित का असर्सन हुआ कि एजुकेशन में कुछ चेंज आएगा, लेकिन कोई चेंज ना लाके इन्होंने अपनी पूरी की पूरी अपनी पेडागॉजी को स्थापित करने की कोशिश की और लगभग लागू करना शुरू कर दिया है। इसी के खिलाफ हमारा लगभग विरोध है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस मतलब NEP जो लाया गया है उससे जो समाज है दो तबकों में बट रहा है। जो अमीर हैं वो और ऊपर जा रहे, जो गरीब हैं उनको शिक्षा जो नीति पहले दी गई थी 1986 में वो खत्म करके जो अब दी जा रही है उससे गरीब समाज को और शिक्षा का अभाव हो रहा है। देखिए 1986 में जो भी एजुकेशन वो बहुत आदर्शवादी वो भी नहीं थी, उसने भी वही चीज़ें लाई थी, लेकिन उसमें ये था कि स्टूडेंट लड़ सकता था, स्टूडेंट अपने हक के लिए कम से कम इकोनॉमिक कैपिटल एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने इकोनॉमिक कैपिटल देने की कोशिश की। कुछ हद तक फ्री एजुकेशन, हालांकि वो LPG आने के बाद वो फिर ख़त्म होने लगा, लेकिन कुछ हद तक था। हमारी लड़ाई ये है, हमारी लड़ाई सबसे पहले ये शुरू होती है जो पहले एजुकेशन बची हुई है उसको बचाना, और दूसरा क्या है, हमें उस एजुकेशन राइट को रिक्लेम करना जो हमें चाहिए, जो हमारा राइट है, जो हमें आज तक हिस्टोरिकल इंडिया जस्टिस जो हुई है उसको अचीव करना। तो हमारी लड़ाई दो तरफा है कि सबसे पहले उसको बनाए रखना, जो एजुकेशन के जो संविधान और इसके थ्रू जो हमें थोड़ा बहुत कानून मिला है राइट उसको बचाना, और इसके बाद उसको क्लेम करना जो राइट्स हमें चाहिए, जो हमारा हक था, जो आपने हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया हमारे साथ, वो चीज़ों को क्लेम करना। तो आप देख सकते हैं जैसे आपने सुना है यहाँ पर मास्टर्स अगर जैसे 4 साल की NEP नई शिक्षा नीति जो है उसमें 4 साल का ऑनर्स कर दिया गया है, जो ग्रेजुएशन अब 3 साल की होती थी। उसके बाद अगर आपकी मर्जी है तो आप मास्टर्स कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। उसके बाद डायरेक्ट आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं, जो अभी पहले मास्टर्स होता था, फिर MPhil होता था जहाँ पे बच्चों को रिसर्च करने का मौका मिलता था, लेकिन अब डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे जानते हैं क्या लगता है आपको, जिस तरह से यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं NEP का, तो क्या ऐसी कमियाँ रही सरकार को बनाने में, या फिर जो सरकार के आपके ऊपर भरोसा है, जो मतलब इससे ये साफ जाहिर होता है जो सरकार ने कानून बनाया है उस पर ना तो आपको भरोसा रहा और ना ही आप उस शिक्षा नीति को मान रहे हैं। देखिए सबसे पहले
सरकार बनाई नहीं है। सरकार ये अपने तरीके से तानाशाही फरमान जारी किया है और ये नई शिक्षा नीति पूरे तरीके से एक कारपोरेट परस्त शिक्षा नीति है जो देश के अंदर थोपी गई है। आपको पता होगा कि शिक्षा पर जो सवाल या शिक्षा पर जो कानून बनती है वो राज्य के अंदर का मामला है, केंद्र सरकार की मामला नहीं है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार जो बनाया है उसमें के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बनाई गई है। उसमें 3 महीना में 60,000 उसके खिलाफ में कि नई शिक्षा नीति उसमें खामियां हैं, इसको सुधार की जाए। उसके बाद फिर जो देश के बुद्धिजीवी, कई छात्र संगठन, कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो फिर 6 महीना बढ़ाया गया। टोटल 2 लाख जो है उसके ऊपर आपत्तियां आई। आपत्तियां इसीलिए आई कि जो नई शिक्षा नीति है वो नई शिक्षा नीति में अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा कहीं पर बात नहीं की गई है, न ही उसमें आरक्षण की बात की गई है। उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जो यूजीसी पहले हुआ करता था, जो कॉलेज के अंदर नैक होता था, नैक के बाद जो ए ग्रेड बी ग्रेड दिया जाता था उसको यूजीसी फंड करती थी, ये अब नहीं होगा। अब नैक कराने के लिए अब टीम नहीं भेजेगी। अब नैक कराने के लिए सीधे तरीके से जो कॉलेज होगा, जो विश्वविद्यालय होगा, वहाँ के कुलपति, वहाँ के प्रिंसिपल अपने स्तर से पेपर पर बना करके भेजेंगे कि मेरे यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे यहाँ ये इतना शिक्षक है, मेरे यहाँ इतना कर्मचारी है। उसमें कोई जो है टीम नहीं जाएगी। पहले टीम जाती थी तो कॉलेज में देखती थी कि वहाँ पर पढ़ाई होता है कि नहीं, लैबोरेटरी है कि नहीं, प्रयोगशाला है कि नहीं, शिक्षक है कि नहीं, तब उसको दिया जाता था। तो इसी तरीके से सीधे तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आरएसएस और भाजपा का जो विचारधारा है उस विचारधारा को देश में थोपने की पूरे तरीके से साजिश चल रही है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले यूजीसी के अंदर से आया था कि आप प्रोफेसर नियुक्त करने के लिए हमको नेट और पीएचडी की आवश्यकता नहीं होगी, हमको अगर होगा तो जो पीजी किए हुए रहेगा उसका पैरेलल हम उसको रख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश के अंदर जो एक विचारधारा होता है वो शिक्षा के ऊपर अपने तरीके से शिक्षा पर कब्जा करने की सरकार की कोशिश चल रही है। इसीलिए आज आयशा के पूरे देश भर से 25 यूनिवर्सिटी से ऊपर और 15 राज्यों के छात्र यहाँ जुटे हैं और आज पार्लियामेंट सांसद लगा करके सरकार को कह रहे हैं कि यह शिक्षा नीति देश विरोधी है, छात्र विरोधी है, मध्यम वर्गीय है, गरीब विरोधी है। इसीलिए देश में जो आप शिक्षा नीति पहले था वो जो पढ़ नहीं पाता था, जो गरीब मुख्य तबका से नहीं जुड़ जाता था, इसीलिए आप शिक्षा नीति ला रहे हो। आपको शिक्षा देने की सबों की जिम्मेवारी लेनी होगी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको वापस लेना होगा। नहीं तो छात्र आज यहाँ पर अल्टीमेटम दे करके पूरे देश में अपने अपने जिलों में, अपने अपने विश्वविद्यालयों में वापस लौटेगा और वहाँ भी प्रोटेस्ट करेगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था उसी तरीके से ये छात्र आंदोलन चलेगा। बशर्ते बात यहाँ पर यह है अभी कि छात्रों के अंदर जागरूकता इसीलिए नहीं आई है कि मोदी सरकार इसकी प्रचार इस तरीके से कर रही है, जैसे कह रही थी कि 15 लाख सब काला धन आ जाएगा तो 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में चला जाएगा। इसी मसले पर अभी शिक्षा नीति को ये इंटीग्रेटेड कोर्स करके ग्रेजुएशन के नाम पर कह रहा है कि गरीब गुरुओं में कि आप अगर 1 साल का भी डिग्री लेकर आइएगा आपको डिग्री मिलेगा, आप 2 साल का भी लेकर आइएगा उसको डिग्री मिलेगा। पहले पार्ट 1, 2, 3 होता था, अब उसको थोड़ा सा नाम उसको दे दिया गया है, इंटीग्रेटेड कोर्स दे दिया गया है, डिप्लोमा कोर्स दे दिया गया है, सर्टिफिकेट कोर्स दे दिया गया है। तो इसीलिए थोड़ा सा छात्रों के अंदर एक वो है, छात्र धीरे धीरे समझ रहे हैं। हम लोगों ने कैंपेन में समझाया है, इसीलिए ये शिक्षा नीति के खिलाफ छात्र खड़ा होंगे और ये कारपोरेट परस्त शिक्षा नीति वापस होगी और जो छात्र के और गरीब मध्यम वर्गीय के समर्थक जो छात्र शिक्षा से जुड़ेंगे ऐसा शिक्षा लागू होगा। ये बोला जा रहा है कि अब जो ग्रेजुएशन है ऑनर्स है वो 4 साल में होगा, उसके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। पहले एमफिल करना पड़ता था, मास्टर्स करना पड़ता। तो ये तो छात्रों के लिए अच्छी बात है ना, कम से कम उनका टाइम भी बच रहा है, डायरेक्ट वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि देश पूरे जनतंत्र से चलता है। 2% जिनके बच्चे होंगे कि कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और उनको अगर लग रहा है कि मेरा बेटा जो है अब लाइब्रेरी साइंस का जो है वैकेंसी आने वाला, इसी लाइब्रेरी साइंस करा दो, उसको ब्रेकअप कर दो। 2% लोगों से काम नहीं चलेगा। ये सरकार छात्रों को ठग रही है। ये आप देखिएगा कि सभी चीज़ों को जो देश के अंदर नोटबंदी हो, जीएसटी हो, उसके बाद जो 2 करोड़ रोजगार का मामला हो, उसको इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया कि जनता को लग रहा है कि देश के अंदर कुछ क्रांति होने वाला है और छात्रों और नौजवानों का दिन उभरेगा। लेकिन उसी तरीके से ये शिक्षा नीति का भी जो है दिन उभरने की बात कर रही है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई कुछ और है कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में लगभग 57,000 से अधिक प्राइमरी स्कूल बंद कर दी गई। बिहार के अंदर अभी 1800 प्राइमरी स्कूल बंद करने की घोषणा हो चुकी है। इसीलिए ये सरकार अपनी जो है तुरंत की फरमान जारी करके पूरे तरीके से गरीब मध्यम वर्गीय जो नीचे तबके के लोग हैं उसको शिक्षा से दूर ले जाने की साजिश कर रही है। इसको लोगों को समझना होगा।
सरकार कहीं से नहीं है कि आप 4 साल में कर लीजिए, 1 साल में पीजी कर लीजिए, ये कोई बड़ी मसला नहीं है। उस चीज़ों को अगर सही तरीके से देखा जाए तो सरकार केवल छलावा कर रही है, और पहले के शिक्षा नीति से जो सरकार के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की गारंटी थी उससे सरकार मुकर रही है। इसीलिए आप जान रहे हैं कि हम सभी लोग, हमारे परिवार में जब तक हम 10वां पास नहीं कर लेते हैं, अगर हमारे गार्जियन का इकोनॉमी कम है तब हम जा करके अपने आप पढ़ाई के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए जैसे हमारे घर में गार्जियन होते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेवार होता है, उसी लिए हमारा शिक्षा रोजगार के सवाल पर हमारे देश के सरकार जिम्मेवार होती है और देश के सरकार को हम चुनते हैं। देश के सरकार अगर उसकी जिम्मेवारी नहीं लेती है तो हम भी लोग सरकार को यहाँ से उतार कर यही जमुना नदी में दफनाने का भी काम छात्र युवा करेगा। इसीलिए आप जानते हैं और पूरे तरीके से जान रहे हैं कि इससे पहले भी एक सरकारें आई थी जो 75 के अंदर 74 के अंदर पूरे देश में अंगड़ाई ले रही थी, तानाशाही जो है कानून थोप रही थी, लेकिन देश के लोग जगे थे और बिहार सबसे अगुवाई किया था। इसीलिए बिहार फिर अगुवाई कर रहा है और नई शिक्षा नीति छात्र विरोधी है, भेदभावपूर्ण है, इसमें कहीं से कोई जो है आरक्षण की बात नहीं की गई है। इस सवाल को लेकर के एकदम अपने स्तर पर अडिंग है और ये जो शिक्षा नीति है एकदम फर्जी है। अच्छा, इससे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं जिन्होंने पुरानी शिक्षा नीति के तहत शिक्षा ली है और जो अब के बच्चे ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव है कि उन्हें जो पाने में भी परेशानियां होंगी, अवसर कम हो जाएंगे, लेकिन इस पर सरकार बोल रही है तो कम से कम बच्चे आत्मनिर्भर तो बनेंगे। नहीं, आत्मनिर्भर एक आपको लॉलीपॉप है कि आप लॉलीपॉप लीजिए, और जिस तरीके से आत्मनिर्भर की आप बात कर रहे हैं ना, पहले एक बताइए कि अभी भी बहुत जगह पे है 10th करने के बाद अगर आप सही से अगर 10th की अगर शिक्षा ले लेंगे तो आप अपने बच्चा को 10th तक पढ़ा सकते हैं। आप ग्रेजुएशन अगर कर लेंगे तो आप इंटर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सरकार की साजिश है कि सरकारी संस्थान, सरकारी शैक्षणिक संस्थान को बदनाम करो सिलसिलेवार से, ताकि लोगों को और आम जनता को सरकारी शिक्षा व्यवस्था से मोह भंग हो और वो अडानी अंबानी का खोला हुआ स्कूल में जा कर के पढ़े। दूसरी बात, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो छात्रों को नया अवसर मिलेगा, कोई अवसर मिलने नहीं जा रहा है। आप एक तरीके से समझ लीजिए कि जिस तरीके से पहले पढ़ा लिखा लोगों का काम नहीं मिलता था तो वो अपने आप को मैकेनिक बनता था, अपने आप को छोटे छोटे काम को करता था। अब उस चीज़ों को सरकार चीज़ों को समझ रही है और वो आपके बीच लेकर के एक प्रोजेक्ट के बतौर आ रहा है। जैसे भी कोई आदमी है, अगर उसको आकर के एक मीडिया पूरे तरीके से प्रोजेक्ट करने लगे तो वो आदमी आगे आ जाता है। इसी तरीके से वो कॉमन चीज़ है, जो छात्र पढ़ाई करता था और पढ़ाई करने के बाद अगर कामयाब नहीं होता था तो वो अपना काम करता ही था। तो ये बात कोई नई नहीं है और ये सरकार अपनी पूरी जिम्मेवारी से मुकर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सरकार कह रही है कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और ये दूसरी तरफ देखिएगा कि लगातार पीएचडी का जो सीट है वो घटाते जा रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और दूसरी तरफ जो है वो पीएचडी में सीट घटाते जा रहे हैं। तो ये दोहरी नीति है, ये सरकार का मायावी जाल है कि आप 4 ग्रेजुएशन करिए और पीएचडी कर लीजिए। जो लोग आज पीएचडी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या आज व्यवस्था है? तो पूरे का पूरा झूठ, सरकार जो है वो पूरा का पूरा झूठ बोल रही है। उस झूठ का पोल खोलने के लिए आज स्टूडेंट पार्लियामेंट लगा करके अपनी बात यहाँ पे कह रहे हैं। अच्छा, सरकार जो भी बिल लाती है उससे जनता को परेशानी होने लगती है। कभी किसान सड़कों पर बैठ जाते, कभी स्टूडेंट सड़कों पर बैठ जाते। कि सरकार पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? नहीं, ये भरोसे वाले सरकार ही नहीं है। ये चुनाव भी तो आप नहीं है। इनका नारा भले सबका साथ सबका विकास हो, ये सबका साथ ले लेते हैं और सबके और कॉरपोरेट के विकास में लग जाते हैं। आप देखिएगा कि किसानों ने 1 साल लड़ कर के वो अपने बिल को वापस लिया, क्योंकि किसानों में एकता थी, किसानों में संगठन में ताकत थी। वो लोग लड़े, लगातार शहादतों के बल पे 700 किसान शहीद हुए और वो बिल को वापस कराए। उसी बिल के तर्ज पे ये न्यू एजुकेशन बिल भी लाया गया है। उसी दौर में, जिस दौर में आप देखिएगा कि नई शिक्षा नीति लाया गया, वो दौर पूरे कोविड काल का दौर था, पूरे लॉकडाउन का दौर था। लोग सड़क पे मजबूर थे, खाने के लिए मजबूर थे, घर जाने के लिए मजबूर थे। उस समय सरकार को ये चाहिए था कि उन लोगों को सहायता करे, मजदूरों को सहायता करे, लेकिन सरकार के लोग, कुछ लोग मिल करके, कुछ कॉरपोरेट लोग मिल करके इस देश में अमेरिका वाली नई शिक्षा नीति लेकर के आ गई है। ये पूरा का पूरा एजुकेशन जो नई शिक्षा नीति है
ये पूरा का पूरा पैकेज अमेरिका से उठा करके लेके यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अमेरिका जैसे देश बनना चाहिए। अब सरकार जब अमेरिका के चीजों को यहाँ पे लेकर आ रही तो जब भी परेशानी सरकार करे तो क्या करे? क्या इस देश का व्यवस्था अमेरिका जैसी है? तो सरकार आप कम से कम कोशिश तो कर रही है ना। नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप ये कैसा कोशिश? आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बन जाइए। भाई कैसे विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर बन जाएगा? आज बिहार में पर ईयर 2000 फीस दे करके वहाँ के बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति में देखिएगा कि सरकार कह रही है कि अब विश्वविद्यालय को हम जो है बजट नहीं देंगे। विश्वविद्यालय अपना बजट जो उसका पैसा है, जो उसका खर्च है, वो केनरा बैंक से लोन ले। अब बताइए, विश्वविद्यालय जब लोन लेगा तो उसको लोन तो चुकाना भी है। अब वो लोन कहाँ से चुकाएगा? वो लोन इसलिए है कि वो छात्रों से मोटे फीस के तौर पे वसूलेगा। जब मोटे फीस हो जाएगा, 2000 फीस 10,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, 20,000, क्या गरीब दलित के जो बच्चे हैं, जो किसान मजदूर के बच्चे हैं, जो खेतों में काम करने वाले लोगों के बच्चे हैं, क्या वो बच्चे यूनिवर्सिटी जा सकते हैं? जिनके पास पैसा है उनके लिए बेहतर यूनिवर्सिटी खुला हुआ है भाई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुला हुआ है ना। अगर किन्हीं के पास 50,000 फीस देने की ताकत है तो उनके लिए तो खुला हुआ है, लाखों रुपए 5-5 लाख फीस है। लेकिन ये सरकारी विश्वविद्यालय गरीब बच्चों के लिए होता है। आप इसको भी अगर प्राइवेटाइजेशन कर दीजिएगा और इसको भी निजीकरण के तौर पे पेश कर दीजिएगा तो गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, वो मजबूर हो जाएंगे। एक तो लोन विश्वविद्यालय उठाएगा, दूसरा लोन आप छात्रों को मजबूर करिएगा उठाने के लिए, फीस भरने के लिए। क्या इस देश में इस बात की गारंटी है ग्रेजुएशन और पीजी करने के बाद 10,000 का नौकरी लग जाएगी? वो लोन कहाँ से चुकाएंगे? तो देखा आपने जिस तरह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे शिक्षा नीति को लेकर, जो बोला जा रहा है 3 दशकों बाद जो शिक्षा नीति में बदलाव किए जा रहे हैं कि जो स्नातक जो ग्रेजुएशन है उसको 4 साल का कर दिया जाएगा, डायरेक्ट आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। प्राइमरी जो शिक्षाएं हैं 3 साल कम से कम बच्चे को पढ़ना पड़ेगा और 3 साल की उम्र में एडमिशन होगा और 3 साल उसे पढ़ना पड़ेगा और 6 साल की उम्र में फिर वो कहीं जाकर फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकता है। बाहर की कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन जो यहाँ का शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही गिरता जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि अगर कोई बच्चे ड्रॉप करना चाहें ग्रेजुएशन में तो वो कर सकते हैं, डिप्लोमा मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा है उसको कमज़ोर बनाती हैं। जिस तरह से यहाँ पर मंदिर मस्जिदों के ऊपर बात होती है लेकिन शिक्षा के ऊपर बात नहीं हो रही है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो शिक्षा नीति है उसको बदल दिया जाना चाहिए। पहली शिक्षा नीति भी इतनी कुछ खास नहीं थी लेकिन कम से कम इससे तो ठीक थी। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन मनोज के साथ नेशन दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।